हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और एंटिटी फ्रेमवर्क की इस जो प्लेलिस्ट है इसमें आज मैं एक नया वीडियो ऐड करने जा रहा हूं जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम एक डायनामिक वेब पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। यानी किस तरीके से हम रिकॉर्ड्स को अपने वेब पेज पे डिस्प्ले कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और साथ में नए रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं किस तरीके से हम इसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं कौन सा डेटाबेस और क्या टेबल्स यूज़ कर रहा हूँ। ये है मेरा डेटाबेस टेस्ट डीबी। इस टेस्ट डीबी डेटाबेस के अंदर एक टेबल है एम्प्लॉय डिटेल्स। इस एम्प्लॉय डिटेल के इतने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और इसके अंदर 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स है। अगर स्टोर्ड प्रोसीजर आपको देखने हैं तो आप प्रोग्रामेबिलिटी में जाइए और वहाँ पे स्टोर्ड प्रोसीजर्स में आपको आपके स्टोर्ड प्रोसीजर जो बनाए हुए हैं वो दिख जाएंगे। तो यहाँ पे 3 स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाए हैं जिसमें से एक है मेरा अपडेट प्रोसीजर और एक है इंसर्ट और एक है डिलीट। तो ये अपडेट प्रोसीजर मैंने आपके सामने खोला हुआ है। अपडेट प्रोसीजर यहाँ पे ऑल्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट प्रोसीजर होना चाहिए था, बट ऑल्टर इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये बना बनाया है और मैंने इसको क्या किया है देखने के लिए बस मॉडिफाई ऑप्शन सेलेक्ट किया था, जिसकी वजह से ये मुझे ऑल्टर दिखा रहा है। बिकॉज इट एज्यूम्स कि मैंने अगर कोई बना बनाया प्रोसीजर खोला है तो ऑब्वियसली उसको अपडेट करने के लिए ही खोला होगा, उसको ऑल्टर करने के लिए ही खोला होगा। और इसमें हमने 4 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, 5 आर्गुमेंट्स, सारे कॉलम्स पास किए हैं और आईडी इसलिए पास किया है क्योंकि उसी आईडी के बेसिस पे हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे एक एंटिटी को। ठीक है, तो ये रही हमारी एंटिटी और अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स इसी के बेसिस पे हम करेंगे और वेयर क्लॉज में एम्प्लॉय आईडी में हम आईडी डाल देंगे। उसी तरीके से आप यहाँ डिलीट को भी देख सकते हो। अगर आप डिलीट स्टोर प्रोसीजर देखते हो तो यहाँ पर भी आप सिर्फ और सिर्फ आईडी पास करते हो, आप सिलेक्ट करते हो आईडी और वो आईडी यहाँ पे यूज़ हो जाती है। ठीक है, और फिर इंसर्ट अगर आप देखना चाहो तो इंसर्ट के केस में अगर आप यहाँ आते हो तो आप देख सकते हो कि इंसर्ट में मैंने नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन और हॉबीज़ ये 4 चीज़ें ऐड की हैं। बिकॉज ये जो पहला कॉलम है जिसे हम एम्प्लॉय आईडी कहते हैं ये आइडेंटिटी कॉलम है और आइडेंटिटी कॉलम के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जनरेट करता है हमारा डेटाबेस इंजन। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा एम्प्लॉय आईडी कॉलम बिकॉज इट्स एन आइडेंटिटी कॉलम। तो 1 2 3 4 करके वो जनरेट करता चला जाता है। तो ये 3 इसी फॉर्मेट में ये जो प्रोसीजर्स लिखे गए हैं इसी फॉर्मेट में आपको लिखने होंगे। यहाँ पे ऑल्टर की जगह बस आपको क्रिएट प्रोसीजर करना है और ये सारा का सारा जैसा का तैसा वैसा ही आपको लिखना है जैसा यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप ये प्रोसीजर्स आपके पास नहीं है तो ऑटोमेटिक इंसर्ट, अपडेट जो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं अपना जो कि आपको डेटा को अपडेट भी करने दे और इंसर्ट भी करने दे और डिलीट भी करने दे, तो ऐसा एप्लीकेशन आपका वेब पेज एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल है और ये तीनों स्टोर्ड प्रोसीजर्स हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशन पे वापस और यहाँ पे हम डायनामिक वेब ऐप ये नाम रख दिया और एम्प्टी प्रोजेक्ट हमेशा की तरह क्रिएट किया। और यहाँ पर आप आइए, राइट क्लिक कीजिए, इसे आप नॉट नाउ कर दीजिए, अभी कुछ नहीं करना। यहाँ पे हम आए, ऐड किया न्यू आइटम हमेशा की तरह और इस न्यू आइटम में भी मैंने ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल ऐड किया और इसका नाम रखा एम्प्लॉय DB मॉडल और इसे ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया EF डिज़ाइनर फ्रॉम डेटाबेस। मैं डेटाबेस स्कीमा का यूज़ करके ये डायनेमिक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ। सो दिस एप्लीकेशन इज़ बेसिकली स्कीमा फर्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क एप्लीकेशन जो कि डायनेमिक वेब पेज की तरह हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं, डायनेमिक वेब पेज की तरह क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपसे ये नया कनेक्शन पूछेगा, यहाँ पर आप करेंट सर्वर नेम दे दीजिए बिकॉज मेरा डेटाबेस करेंट सर्वर पे है और उसके बाद यहाँ पर आप टेस्ट DB जो आपका डेटाबेस चेक कर लीजिए, टेस्ट कनेक्शन चेक कर लीजिए। इफ़ इट इज़ फाइन तो ओके कर दीजिए और यहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप अपडेट हो जाएंगी। ये रहा आपका टेस्ट DB एंटिटीज़ जिसके नाम से आपके कनेक्शन स्ट्रिंग स्टोर होगी web.config में। अब आगे चलते हैं। आगे मैं एंटिटी फ्रेमवर्क 5.0 यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लीजिए जो आपके इस
स्कीमा से आप उठाना चाहते हो, तो मैं इस टेबल को उठाना चाहता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल को। उसके अलावा मैं ये 3 जो स्टोर प्रोसीजर्स हैं ये भी मुझे चाहिए, बिकॉज इन्हीं की हेल्प से तो वो अपडेट करेगा। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे ये सारे एंटिटीज़ आपकी ऐड हो जाएंगी। अभी ये ऐड कर रहा है, जैसे ही ऐड हो जाएगा वहाँ वैसे ही आपको यहाँ पर एंटिटी एक जनरेट होती हुई दिखाई देगी। सामने आपके एंटिटी आ जाएगी जिसका नाम होगा एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉय डिटेल नाम से आ गई ये एंटिटी। अब हमें देखना है कि सारी चीज़ें कौन कौन सी हमारे पास आई हैं, तो मॉडल ब्राउज़र आप सिलेक्ट कीजिए राइट क्लिक करके, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो कुछ भी आप लेकर आए हो। एम्प्लॉय आईडी, उसके अलावा स्टोर प्रोसीजर्स, कंस्ट्रेंट्स मैंने कोई ऐड नहीं किए, सो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय डिटेल्स और स्टोर प्रोसीजर्स, इन्हीं 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने ये दोनों ले लिए। अब इसको हटाते हैं और वापस चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर हम ऐड करते हैं एक नया वेब पेज। आते हैं वेब पर और ऐड करते हैं वेब फॉर्म, इसको ऐड किया। और अब वेब फॉर्म पे हम आते हैं, 2-3 चीज़ें हमें ऐड करनी होंगी। सबसे पहले तो डेटा डिस्प्ले करने के लिए ग्रिड व्यू ऐड करना होगा। उसके बाद थोड़ी सी लाइन ब्रेक हम डालेंगे सो दैट थोड़ा सुंदर दिखेगी। 2 लाइंस का ब्रेक डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर H3 हेडिंग 3 डाली और यहाँ पर लिख दिया अपडेट्स, इंसर्ट द डिटेल्स, insert the new details below। उसके बाद मैंने नीचे एक लिस्ट व्यू ऐड कर दिया। लिस्ट व्यू की हेल्प से मैं इंसर्ट करूंगा नए रिकॉर्ड्स। आइए अब देखते हैं इसको डिज़ाइन मोड में। इससे पहले कि हम कोई भी चेंज करें, एज़ यूजुअल हमेशा की तरह हम इसको बिल्ड कर लेते हैं सो दैट सारे ऑब्जेक्ट जो कि एंटिटी फ्रेमवर्क ने ऐड किए हैं वो इन प्लेस आ जाएं और इसे कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम इसको ऐड करें। और इसके लिस्ट व्यू के अलावा एक चीज़ हम भूल गए देना। सोर्स में आते हैं वापस, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है एंटिटी डेटा सोर्स। उसको भी हमें प्रोवाइड करना होगा। अब ये एंटिटी डेटा सोर्स हमारे यहाँ पास आ गया। डिज़ाइन में आते हैं और एंटिटी डेटा सोर्स पर आकर के हम इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। टेस्ट डी बी एंटिटीज़, ये हमारा वेब डॉट कॉन्फिग में जो नाम होता है वो आता है। उसके बाद नेक्स्ट किया और यहाँ पर टेबल नेम आपसे सिलेक्ट करने को कह रहा है। एम्प्लॉय डिटेल सेलेक्ट कर ली। और इसके अलावा हमें क्या करना है? इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ये ऑटोमेटिक होने चाहिए, तो हमने ये तीनों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। अब आते हैं फिनिश पे। और ये फिनिश हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सजाते हैं, ऑटो फॉर्मेट कलरफुल रखते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे डेटा सोर्स सेलेक्ट करते हैं, एंटिटी डेटा सोर्स है ये। सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। उसके अलावा हमें इसमें क्या करना है? एडिटिंग और डिलीशन ये दोनों इनेबल करना है, और साथ में सॉर्टिंग भी हम चाहते हैं कि बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, नाम, एड्रेस, किसी के भी बेस पे इसको सॉर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्प्ले के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेमो मैंने इसको इनेबल कर दिया है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना होगा। हमें डेटा सोर्स यहाँ पर भी ऐड करना होगा, और उसके बाद हमें जैसे ही आप डेटा सोर्स ऐड करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू। इस कॉन्फ़िगर लिस्ट व्यू में आप इसको कलरफुल कर लीजिए या फिर प्रोफेशनल कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर इनेबल इंसर्टिंग कर दीजिए। आप इसमें वैसे एडिटिंग और डिलीटिंग भी इनेबल कर सकते थे, बट हमें ज़रूरत नहीं है। इनेबल डायनेमिक डेटा कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे डायनेमिक डेटा अवेलेबल होगा। तो ये 2 चीज़ें हम कर देते हैं और ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाएंगी। इंसर्शन किया है तो सबसे नीचे आपको इंसर्ट और क्लियर के ऑप्शन मिलेंगे। तो इस तरीके की आपकी टेबल दिखेगी। अब इसको ओके करेंगे, आपको यहाँ पे सारा का सारा जो डिफ़ॉल्ट डेटा है जिससे ये फिल होता है वो यहाँ दिखने लगेगा। इसकी टेंशन मत लीजिए कि ये कैसा दिख रहा है, रन टाइम पे ये सही होगा। ठीक है, तो हमारा सब कुछ रेडी है एंड वी जस्ट हैव टू रन इट। तो इसको रन कराते हैं और देखते हैं कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं उस टेबल में। वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ जाएंगे। बाकी सारे हटा देते हैं हम पेजेस, और इस पेज को ओपन होने देते हैं जो हमारा पेज है।
ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। कुड नॉट डिटरमाइन अ मेटा टेबल, अ मेटा टेबल कुड बी डिटरमाइन एंटिटी डेटा सोर्स 1। तो एंटिटी डेटा सोर्स 1 में कुछ हमने गड़बड़ की होगी, देखते हैं क्या किया है। सो यहाँ पर हम आते हैं, कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स, सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम से थी, फिनिश किया। उसके बाद हमने यहाँ पर इसको देखा, इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करी, ये भी सही है। और प्रॉब्लम किस जगह पे आ रही है, यहाँ पर इनेबल इंसर्टिंग, यहाँ पे इसको हम सही कर देते हैं, कलरफुल के बजाय प्रोफेशनल, सिर्फ इंसर्टिंग रखते हैं। उसके बाद देखते हैं, रिसेट करेगा ऐसे ही, और देन हम इसे बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स, और एक बार इसे फिर चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखने लगी। तो मैंने सिर्फ दोबारा से चीज़ों को अपडेट किया है, पता नहीं इसने पिछली बार कौन सी चरस खा ली थी जो नहीं चला। हालांकि वीडियो बनाते समय कई बार ऐसा होता है, ऐसा लगता है जैसे कुछ ग्रह मेरे चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, जो मेरा काम रोकने के लिए, कन्फ्यूज़न करने के लिए कुछ आ जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। जोक्स अपार्ट, क्यों कुछ ना कुछ गलती हुई होगी तभी आया होगा, बट हाँ, ये कन्फ्यूजन्स कई बार होते हैं। अब यहाँ पर आपको नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया एम्प्लॉय आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। आप चाहो तो इसे डिसेबल कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली, आपके अपने HTML के कोड में ये दिख रहा होगा, ASPX कोड में, वहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर देवराय चौधरी करके एक नया एम्प्लॉय ऐड करते हैं जो दिल्ली का रहने वाला है, और ये देवराय चौधरी टेस्टर है, और उसके बाद इसका शौक है खाली बैठना, फुल टाइम पास। ठीक है, तो इसको भी इंजीनियर बना देते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ना हो कि जो टेस्टर्स हैं वो बुरा मान जाए, इसलिए सबको इंजीनियर बना दिया। और ये ऐसा इंजीनियर है जो फुल टाइम पास करता है, तो इस वजह से ये ऐसे दिखने लगा। यहाँ पर जैसे ही आप एडिट करोगे वैसे ही यहाँ पर सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप एडिट करना चाहो, फुल टाइम पास की जगह इसको थोड़ा सा सही नाम देना चाहो, सही इसको टाइटल देना चाहो कि ये क्या है इनकी हॉबीज़, तो फिर अपडेट आप कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे वैसे ही यहाँ पर सब कुछ सही दिखेगा क्लियर करते ही। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, नए सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर सकते हो। तो दिस इज़ द वे आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। तो आपने देखा ये किस तरीके से आप डायनेमिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरह के एप्लीकेशंस कई बार ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपकी ऐड कराई जाती हैं। जैसे कभी अगर आपने क्लिनिक विजिट किया हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर सबसे पहले आपसे वो रजिस्ट्रेशन डिटेल कलेक्ट करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं आपका, और पैसे कमाने के लिए वो 1000-2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी आजकल रखी हुई है। तो ये एक नया सा कुछ चला हुआ है। तो हालांकि उसके लिए वो एप्लीकेशन बनती हैं, और वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमें करनी है अपने हर पेशेंट की, तो वहाँ पर आपकी ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मांगते हैं। कुछ फ्री भी हैं, ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जाते ही कहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन करना है तो 1200 निकालिए, 1500 निकालिए। सो वो मेरा काम नहीं है, वो सरकार को देखना चाहिए। बट हाँ, आपको ये एप्लीकेशन अगर बनानी हो इस तरीके की जहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऐड की जाती हैं, अपडेट की जाती हैं, तो इन दैट केस आप इस तरीके की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो यूजिंग एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब माई चैनल, और आपका दिन अच्छा हो, शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।